हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है आज 21 सितंबर 2024 हो गया है। आप सभी का जो है परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होने वाले हैं, संभवतः जल्दी जारी हो जाएंगे। इसलिए आप सभी में जो पढ़ाई के लिए नहीं लगे हों तो पढ़ाई में लग जाइए, आपके पास समय बहुत कम है। क्या पता कितनी ही जल्दी एग्ज़ाम का कैलेंडर आ जाए। और एग्ज़ाम के कैलेंडर आप सभी को पता है, संभवतः एग्ज़ाम का कैलेंडर आने के बाद आप सभी का एग्ज़ाम 3 से 4 महीनों के अंदर ही होने हैं। तो इसलिए समय आपके पास बहुत नहीं है, तो आप लोग पढ़ाई में लग जाइए। फ्रेंड्स, आप सब मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अर्थात समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। आप सभी में जो समाजशास्त्र विषय से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी जीडीसी पीजीटी यानी कि ऐसे किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपका समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, तो उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये जो प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के मांगों पे, आप सभी के बेहद मांगों पर लेकर मैं आता हूँ ये क्लास। क्योंकि आप लोग पिछली क्लास में मुझे काफ़ी प्यार और सहयोग प्रदान किया, उसी पिछली क्लास के रिकॉर्डिंग जो है मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग भी इस क्लास को देखेंगे और लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे। शेयर करने से क्या है, आप सभी मित्रों को इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। आइए देखते हैं आप सभी का आज समाजशास्त्र विषय में प्रश्न क्या है। प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा इस क्लास को, क्योंकि इस क्लास से आप सभी को एग्ज़ाम में यानी आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा। आप किसी भी स्टेट से हों, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट से हों, चाहे आप एमपी से, उत्तराखंड हो, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, कहीं से भी हों, तो आप सब इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए, मिस ना कीजिए। आइए देखते हैं आज का आपका प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या है आप सभी के लिए। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 आप सभी के लिए क्या है, आप देखिए। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, आप लोग प्रश्न समझ ही गए होंगे, क्योंकि आप लोग जो यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपके सामने से होके नहीं गुजरा होगा। आप लोग प्रैक्टिस 7 साल भी कर रहे होंगे। और क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला आप सभी के बीच लेकर आता हूँ, ये जो है या तो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या तो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। और जो एग्ज़ाम के आपके किसी भी एग्ज़ाम का जो आप तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, उस एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपका ऑप्शन ए प्रघटना विज्ञान, ऑप्शन बी दिया निर्जाति प्रणाली विज्ञान, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन डी व्यवहारवाद। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर आप सब बताइए क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के बीच से गुजर चुका होगा। ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट जेआरएफ में असिस्टेंट जो है प्रोफेसर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ये आपका आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें, निजात प्रणाली विज्ञान। आप लोग इस प्रश्न को कर ही चुके होंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी निजात प्रणाली विज्ञान। क्योंकि निजात प्रणाली विज्ञान समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। और एक आपके समाजशास्त्री हैं हेराल्ड गारफिंकल महोदय, जो लोकविद विज्ञान के प्रणेता माने जाते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। हेराल्ड गारफिंकल महोदय हैं, ये लोकविद विज्ञान के प्रणेता है। ये आपका प्रश्न बन रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और उनके द्वारा जो लिखित है पुस्तक है, क्या कौन सा पुस्तक लिखी, स्टडीज इन इथनोमिथोलॉजी, जिसके द्वारा हेराल्ड गारफिंकल की जो बुक है स्टडीज इन इथनोमिथोलॉजी में ये कहते हैं कि जन सम्मान द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधियों अथवा पद्धतियों के वैज्ञानिक अध्ययन को लोकविद विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न मेरे समझ से आप लोग समझ ही गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 ये आप सभी के लिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके विचार विध सम्मत संकट के साथ बुने गए हैं। प्रश्न 2 आपका कह रहा है ये
कि निम्नलिखित में से किसके विचार विधिसम्मत संकट के साथ बुने गए हैं। तो आपका ऑप्शन ए है जुगर हैबरमास, ऑप्शन बी है लुई अल्थुजर, ऑप्शन सी है जे अलेक्जेंडर, ऑप्शन डी है ये शूट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का, आप सब बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जुगर हैबरमास। ये ऑप्शन ए हो जाएगा जुगर हैबरमास। आप लोग इसको ध्यान से दीजिएगा इस प्रश्न पर, क्योंकि आपके जो जुगर हैबरमास ने इनकी जो पुस्तक है लिग्मेशन क्राइसिस, क्या है लिग्मेशन क्राइसिस, इसकी वैधता के अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया है और कहते हैं कि पूंजीवाद समाज पूर्णतः विरोधाभासों, संकटों और विकृत विज्ञान से भरा हुआ है। ठीक है, कौन कहता है जुगर हैबरमास। और उन्होंने कहा है कि उन्नत पूंजीवाद अब शुद्ध आर्थिक प्रणाली संकट को उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि राज्य ने अर्थव्यवस्था से संबंधित अनेक नियंत्रणात्मक कार्य करने अपने हाथ ले लिए हैं। तो हैबरमास का जो है कहते हैं कि दुनिया में हमारा संपूर्ण भरोसा तकनीकी ज्ञान और तकनीकी चेतना की विचारधारा पर आधारित है। ये हैबरमास की अवधारणा है, क्योंकि हैबरमास कहते हैं जो है पूंजीवाद के बारे में 3 उपव्यवस्थाओं को इन्होंने बांट रखा है। कहते हैं आर्थिक अव्यवस्था है और राजनीतिक प्रशासनिक अव्यवस्था है और सांस्कृतिक उपव्यवस्था है। जिसे हैबरमास ने आगे चलकर इसका जो है जीवंत उदाहरण दिया, उसको 4 प्रकार में वैधता के संकट में उभर के जो सामने आता है बांट रखा है। क्या बांट रखा है इन्होंने, आपके जुगर हैबरमास ने क्या कहा, आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 आर्थिक संकट, और नंबर 2 विवेकीकरण संकट, नंबर 3 अभिप्रेरण संकट, और नंबर 4 इन्होंने बताया है वैधकरण का संकट। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 2 आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आप सबके लिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि अल्फ्रेड शूज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है क्या है। प्रश्न आप समझ ही गए होंगे मित्र आप लोग इस प्रश्न का, कि प्रश्न 3 क्या कह रहा है। कह रहा है अल्फ्रेड शूज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है क्या है। आपका ऑप्शन ए दे रखा आदेशक रूप से समन्वित साचार, ऑप्शन बी कह रहा है एक सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन सी कह रहा है एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत, ऑप्शन डी कह रहा है एक वस्तुपरक वास्तविकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का, आप सब बताइएगा, क्योंकि ये आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रश्न उत्तर है। आप लोग ध्यान दीजिएगा और आपका पीजीटी में भी एक बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है अल्फ्रेड शूज के अनुसार, तो इसका ऑप्शन सी है। सी में क्या है, ये एक आत्मनिष्ठा विषयक जगत, ये आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये कहीं ये टिक हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ तो ये हो रहा है। तो ये ऑप्शन सी फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी ये प्रश्न नंबर 3 का आंसर होगा, एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत। क्योंकि अल्फ्रेड शूज के अनुसार सामाजिक जगत का एक पहलू जिसे जीवन जगत कहा जाता है वह एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत है। अल्फ्रेड शूज जो है की जो पुस्तक है आप लोग नोट कर लीजिएगा, कौन सी पुस्तक है, अल्फ्रेड शूज महोदय की द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। ये अल्फ्रेड शूज की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको नोट करके रखिएगा। ये मिलान गैरा में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, पुस्तकों का नाम दे देगा और थिंकरों का नाम दे देगा और पूछेगा किसके मिलान कौन सा है। तो इस पुस्तक को द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ये आपका अल्फ्रेड शूज की पुस्तक है। ठीक है, इसमें ये बौद्धिक योजना के रूप में एक आत्मनिष्ठ विषयक जगत का केंद्रीय रूप मान के चलते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर, ये आप सभी का प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न उत्तर नंबर 4 कह रहा है कि किस कृत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। प्रश्न आप समझ ही गए होंगे, प्रश्न नंबर 4 है ये आप सभी का। कह रहा कि किस कृत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है, कह रहा किस कृत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान के सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। तो आपका इसका ऑप्शन ए है फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ये कह रहा है फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है स्टडीज इन इथनोमिथनोलॉजी, ऑप्शन बी कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है आपका द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ऑप्शन डी कह रहा है आपका द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिटी।
ठीक से, द सोशल ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्या द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिटी लिखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये द सोशल कंट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, द सोशल कंट्रैक्शन ऑफ रियलिटी हो जाएगा, क्योंकि किस कृत में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। तो ये द सोशल कंट्रैक्शन ऑफ रियलिटी में किया गया, क्योंकि ये जो द सोशल कंट्रैक्शन ऑफ रियलिटी पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन द्वारा लिखित है पुस्तक क्या है? द सोशल कंट्रैक्शन ऑफ रियलिटी। ये बुक इन्हीं की है, किसकी? थॉमस लकमैन और आपके जो है पीटर बर्जर। तो इसमें ये कहते हैं कि ज्ञान सामाजिक रूप से रचित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है आपका। 5 नंबर कह रहा है कि इरविंग गॉफमैन, जो आपके राइटर हैं, इरविंग गॉफमैन की कृत है आपके, काहे नहीं चलता ये सही से, आपका 5 है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा। इरविंग गॉफमैन, ये इनकी कृत है, क्या नाम है? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिपेक्ष क्या है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है नाटकला, ऑप्शन बी प्रघटना विज्ञान, ऑप्शन सी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ऑप्शन डी है नव प्रकार्यवाद। तो इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 5 का, आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आप ये जान ही रहे हैं, जो इरविंग गॉफमैन है, तो इनको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखे हैं, ये नाटकला से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इरविंग गॉफमैन नाटकला से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये नाटकला, क्योंकि अभिनय शास्त्रीय परिपेक्ष का जो आधार है बनाकर गॉफमैन ने द्वारा लिखा गया है। तो इनकी जो पुस्तक है किसमें लिखा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, दी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में। इसमें इन्होंने नाटकला की अनुपम उदाहरण दिया है और बताया है कि क्या बताया गॉफमैन ने इस अपनी पुस्तक में बता रखा है कि अभिनय कला संबंधी विचार, जिसमें फ्रंट और बैक की अवधारणा का महत्वपूर्ण बातें ये बताते हैं। आपके गॉफमैन कहते हैं अंतःक्रिया क्रमता जो है, अंतःक्रिया क्रम व्यक्ति संपर्क मुठभेड़ मंच अभिनय और सामाजिक प्रसंगों का अनुष्ठान अंतःक्रिया के क्रम के ये लक्षण है। ये नाटकला के द्वारा जो अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करते हैं इरविंग गॉफमैन की कृत है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है फ्रेंड्स। ये प्रश्न नंबर आपका 6 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सामाजिक, ये प्रश्न नंबर 6 आप ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर कह रहा प्रश्न नंबर 6 फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा। सामाजिक रचना की अल्थुजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं, कूटों में से इनका सही चयन करें। प्रश्न कह रहा कि सामाजिक रचना की अल्थुजर की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व हैं, 3 मुख्य तत्व बता रहा है, कूटों में इनका सही चयन करें। ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए में समाज कह रहा और राज व्यवस्था विचारधारा है ना। ऑप्शन बी कह रहा है कि राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था और संस्कृत कह रहा। ऑप्शन सी कह रहा अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और विचारधारा है। ऑप्शन डी कह रहा समाज, संस्कृत और व्यक्तित्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का, जो ये 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप सब बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और विचारधारा। आप लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन सी है इसका आंसर, क्योंकि सामाजिक रचना की अल्थुजर है की संकल्पना के 3 मुख्य तत्व जो हैं ये आपके अर्थव्यवस्था है, राज व्यवस्था और नंबर 3 विचारधारा है ना। और देखते हैं आइए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 आप सभी के लिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अति निर्धारण अवधारणा का प्रतिपादन किया है। प्रश्न नंबर 7 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अति निर्धारण व अवधारणा का प्रतिपादन किया है। आपका ऑप्शन ए कह रहा है लुई अल्थुजर, ऑप्शन बी जूलियस हाबरमास, ऑप्शन सी अल्फ्रेड सूज, ऑप्शन डी पीटर बर्गर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 7 का। तो इसका आंसर आपके लुई अल्थुजर महोदय हो जाएंगे। ये ऑप्शन है लुई अल्थुजर महोदय हो जाएंगे, क्योंकि ये जो लुई अल्थुजर महोदय आपके हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अति निर्धारणवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। अल्थुजर जो अपनी दृष्टि में कहते हैं या बड़े स्तर पर होने वाला एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसे हमेशा आकस्मिक होते हैं और हमेशा किसी सामाजिक प्रणाली को प्रभावित करने वाले अनेक विरोधी तत्वों के अति निर्धारण की प्रक्रिया का अपवाद परिणाम होता है। ये आपके लुई अल्थुजर महोदय कहते हैं, और कहते हैं कि जो धार्मिक धारणा है तथा धार्मिक धारणा अर्थात कहते हैं इतिहास का रुख हमारी ओर है कि उक्ति का मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्टवादी विरोधी एक तरह से हैं, कह सकते हैं, इतिहास के रुख की बात जो करते हैं। आप नोट करके रखिएगा। ये धार्मिक धारणा के बारे में बताते हैं कि इतिहास का रुख हमारी ओर है, ये लुई अल्थुजर महोदय का मानना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। ये कह रहा चयन करें इसका, यानी कि चयन कर इसका आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, यानी कि संभवतः 3 सही सुमेलित है, एक कोई ऐसा है जिसमें से सही नहीं सुमेलित है। ठीक है, तो ये कौन सा सही नहीं सुमेलित है, आप देखिए। जो पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि आपका ऑप्शन है दी कॉन्टिन्यूशन ऑफ सोसाइटी। क्या कह रहा है, दी कॉन्टिन्यूशन ऑफ सोसाइटी। इसके आगे आपका दिया है क्या, एंथोनी गिडेंस, है ना। और ऑप्शन बी आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन बी द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। ठीक है, ये कह रहा द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर, ये अल्फ्रेड शूज महोदय बता रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा आपका डिसिप्लिन एंड पनिश, ये ऑप्शन सी डिसिप्लिन एंड पनिश की बात कर रहा है। तो इसके आगे जो आपका दिया डिसिप्लिन एंड पनिश का ये क्या लिखा, मिशेल फोकाल्ट, ये जो है सी का है मिशेल फोकाल्ट महोदय बताते। ऑप्शन डी कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, राइटिंग एंड डिफरेंस, ये दे रहा है ऑप्शन डी राइटिंग एंड डिफरेंस, ये बता रहा है जैक डरीडा कह रहा है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, आप सब बताइएगा। तो ये देखिए आपका ये जो पहला हो गया आपका दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ये आपका एंथोनी गिडेंस महोदय का, ये तो आपका सही है, ये ऑप्शन ए ये सही आपका सुमेलित है, ऑप्शन ए सही सुमेलित, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन सी कह रहा है आपका ये डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, ये मिशेल फोकाल्ट, ये ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी आपका सही है, देखिए मिशेल फोकाल्ट का, ये भी नहीं कहा है। ऑप्शन डी कह रहा है राइटिंग एंड डिफरेंस, ये जैक डरीडा का, ये भी सही ऑप्शन डी। तो बचा कौन आपका ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो दिया है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पीच, ये अल्फ्रेड शूज, ये अल्फ्रेड शूज का नहीं है फ्रेंड्स, ये जो अल्फ्रेड शूज है ये अल्फ्रेड शूज का नहीं है, ये ऑप्शन बी। ये फिर किसका है, ये आपका जुगर हैबर मास का है, आप लोग जान दीजिएगा, ये किसका है आपका जुगर हैबर मास का है। ठीक है, ये ऑप्शन बी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो ये ऑप्शन बी है ये सही नहीं सुमेलित है, आपका ऑप्शन बी। बाकी आपका सही सुमेलित, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये ऑप्शन बी देखिए आपका ये सही नहीं सुमेलित, आप इसको नोट करके रखिएगा। इस प्रकार ये हो गया। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न उत्तर क्या है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृत नहीं है। ये भी देखिए मिशेल फूको इसमें भी आ गए, निम्नलिखित में से कौन सी मिशेल फूको की कृत नहीं है, ये देखिए कह रहा है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन ए मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ऑप्शन बी कह रहा है क्राइसिस इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी, ऑप्शन सी कह रहा है दी ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ऑप्शन डी कह रहा है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, है ना। तो इसमें से कौन सी कृत ऐसी है जो मिशेल फूको की नहीं है, ए बी सी डी में से प्रश्न नंबर 9 का आप सब बताइएगा कौन सी नहीं है। तो इसका आपका मैं बता दूं ऑप्शन ये जो 9 का बी हो जाएगा, क्राइसिस इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ये आपका मिशेल फूको का
नहीं, आप लोग नोट कर लिए। बाकी आपका ऑप्शन ए मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये भी मिशेल फूको की है। और दी आर्डर ऑफ थिंग्स, ये भी मिशेल फूको की है। ऑप्शन डी जो है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये भी मिशेल फूको की है। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। तो ये जो आपका ऑप्शन बी है क्राइसिस इन दी वर्ल्ड इकोनॉमी की, अगर ये मिशेल फूको की नहीं है तो फिर ये किसकी है? तो ये फ्रेंड्स आप जान लीजिए, ये आंद्रे गुन्नार फ्रैंक का है, यानी कि गुंडार महोदय का है। आंद्रे गुंडार महोदय का है। ये आपका ऑप्शन सी हो जाए, ये ऑप्शन बी हो जाएगा जो है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग नोट करके, ये गुन्नार महोदय का है। आइए देखते हैं आप सबका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा आप सभी के लिए? प्रश्न उत्तर नंबर 10 ये कह रहा है कि समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिक अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ये प्रश्न 10। तो इसका आंसर दे रहा है कि ऑप्शन ए संरचनावाद, ऑप्शन बी संरचनात्मक प्रकारवाद, ऑप्शन सी उत्तर संरचनावाद, ऑप्शन डी संरचनाकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर मैं आप सभी को बता देता हूँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये संरचनाकरण। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप सब नोट करके रखिएगा, संरचनाकरण। क्योंकि ये जो प्रश्न कह रहा है समय और काल के परे पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिक अभिकरण की अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो ये संरचनाकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं एंथोनी गिडेंस महोदय जो है, जो इनकी एक बुक्स है, कौन सी बुक्स है आप लोग नोट कर लीजिएगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, आउटलाइन ऑफ द थ्योरी ऑफ जो है स्टेटिस्टिक्स में अपनी संरचना सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और कहा है कि समय और काल से पूर्व विद्यमान संरचना और व्यक्तिकरण अभिकरण का मतलब एजेंसी से मतलब होता है, एजेंसी होता है, अंतःक्रिया के परिणाम के रूप में सामाजिक संबंधों के संरचना निर्धारण को संरचनाकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये आपकी एंथोनी गिडेंस महोदय की अवधारणा है। क्योंकि एंथोनी गिडेंस महोदय जो कहते हैं क्रिया एक ऐसा प्रवाह है जिसकी ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत। तो ये संरचनाकरण की प्रक्रिया जो है आपके एंथोनी गिडेंस महोदय की है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 11 आपका यह कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 11 ये फ्रेंड्स आएगा नहीं क्या? आपका छूट जा रहा है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हल्का सा, अब तो आ ही जाना चाहिए। देखते हैं आपका, चलिए अब आ गया प्रश्न। देखते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, 11 नंबर प्रश्न आपका है ये। तो इसका आंसर आपका और छोटा कर दें, नहीं तो ये कम समझ में आएगा, आप सभी को कहेंगे आंसर तो दिख ही नहीं रहा है ना, तो भी दिक्कत है। तो अब आपका आंसर दिख जाना चाहिए फ्रेंड, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिस्टम हमारा बहुत अच्छा नहीं, इसलिए किसी तरह मैनेज करके आप सभी के बीच क्लास लेके आता हूं। क्योंकि आप लोगों का प्यार और सहयोग मिल रहा है, इसलिए मैं क्लास लेके आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है जो आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 आपका ये क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि एन.के. बोस, ये ध्यान दीजिएगा, एन.के. बोस यानी कि निर्मल कुमार बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास किसका परिणाम है? तो आपका 1 नंबर कह रहा है कि बारंबार युद्धों के अनुभव जिनके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, ये 1 नंबर कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है कि सापेक्षिक रूप से शांतिपूर्ण स्थितियों में सांस्कृतिक बहुलतावाद का एक प्रतिरूप है। और 3 नंबर ये कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, कि भारत में समुदाय अपनी विशिष्ट सत्ताओं का निर्माण नहीं करते हैं। और 4 नंबर कह रहा है आपका संस्कृत की विविधता किंतु सभी समुदायों की अंतर्निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करना है। तो आपका ये कूट से उत्तर का चयन करना है, ये कूट से उत्तर का चयन करना। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है बी सही है केवल, ऑप्शन बी कह रहा है बी, सी और डी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल ए सी सही है, ऑप्शन डी कह रहा है केवल बी डी सही है। तो इसमें से निर्मल कुमार बोस के अनुसार भारतीय सभ्यता का विकास
का क्या परिणाम है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आप सब बताइएगा। तो ये ऑप्शन डी मैं बता दे रहा हूँ आपका सही है, ऑप्शन डी आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि ये जो ऑप्शन डी में क्या कह दिया है, बी डी, यानी कि ऑप्शन डी में ये बी डी, आपका बी डी सही है आपका, ठीक है। तो ये बी डी फ्रेंड्स इसमें दे दिया, जबकि इसमें देना चाहिए 1 2 3 4 है ना। तो बी डी का मतलब, बी मतलब आपका हो गया ये 2 नंबर, ठीक है, आप ध्यान दीजिए ये 2 नंबर ये सही है। और डी का मतलब ये दिया क्या है, 4 संस्कृत की विविधता के सभी समुदायों की अंतर निर्भरता के लिए आर्थिक संगठन को प्रोत्साहित करना। तो ये आपका सही है। कौन कौन सा ऑप्शन सही, बी डी मतलब सही है, आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये 2 नंबर सही है आपका, ये देखिए, ठीक है। और ये 4 नंबर सही है। आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा थोड़ा सा, ये प्रिंट करने में मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है। आप इसको सुधार कर लीजिए, क्योंकि आप इसके बारे में जानते ही हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की संरचना पर निर्मल कुमार बोस का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध अध्ययन बांग्ला भाषा में लिखी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है निर्मल कुमार बोस का, हिंदू समाजेर गदन इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने कहा है आपके निर्मल कुमार बोस ने कि भारत के निवासियों में धर्म, भाषा, समुदाय, प्रजात, क्षेत्र, व्यवसाय और भौतिक संपदा के आधार पर भारी भिन्नता पाई जाती है, एकदम सही बात है। तथा उनमें जो है कई लक्षण, प्रथाएं, परंपरा तथा विश्वास आदि साझा है, ये भी सही बात है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं, एकदम बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर, ये प्रश्न आपका हो गया 12 नंबर, क्या कह रहा है, तो आपका ये 12 नंबर ये कह रहा है आपका कि किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 12 है ये, आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 कि किसके लिए वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है प्रघटना विज्ञानी, ऑप्शन बी कह रहा है प्रक्रियावादी, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर आधुनिकतावादी, ऑप्शन डी कह रहा है मार्क्सवादी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर आधुनिकतावादी। ये ऑप्शन सी उत्तर आधुनिकतावादी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि ये जो वास्तविकता के स्थानीय ब्यौरे भव्य आख्यानों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये उत्तर आधुनिकतावादी ही है। क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी के जो विचारक आपके हैं वो ये क्या नाम है इनका, जॉन फ्रांकोइस लियोटार्ड हैं, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहते हैं कि लियोटार्ड द्वारा ये जो अपनी पुस्तक इनकी लिखी है, इस पुस्तक को नोट कर लीजिएगा। ये जॉन फ्रांकोइस लियोटार्ड महोदय हैं, पुस्तक इनकी क्या है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज। तो इस पुस्तक में इन्होंने कह रखा है, अपना सिद्धांत दिया है, और इस सिद्धांत को इन्होंने डेथ ऑफ क्या बताया है, डेथ ऑफ मेटा नर्वर के नाम से जाना जाता है, जो लियोटार्ड का मानना है। ये लियोटार्ड कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता वह है जो महान वृत्तांतों को स्वीकार करे, और इनके दूसरे शब्दों में इसको इस तरह समझिए कि महान वृत्तांत में अविश्वास ही उत्तर आधुनिकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 13, ये तो आ गया प्रश्न नंबर 13, ये टाइप तो ठीक किया गया है। तो ये प्रश्न 13 क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। भारत में विविधता के स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित है। कह रहा है भारत में जो विविधता पाई जाती है उसके स्रोतों में क्या क्या सम्मिलित है। तो ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं, 1 नंबर कह रहा है आपका निजातीय उद्गम, 2 नंबर जातीय, 3 नंबर धर्म, नंबर 4 भाषा। तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करने ये कह रहा। तो ये ऑप्शन ए दे रहा है आपका 1 2 4 कह रहा सही है, ऑप्शन बी कह रहा 3 4 सही है, ऑप्शन सी कह रहा 2 3 4 सही है, ऑप्शन डी कह रहा 1 2 3 4 सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप सब बताइएगा कि भारत में विविधता के सूत्रों में क्या क्या सम्मिलित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 का ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, आप लोग इसको ध्यान देंगे तो उत्तर फटाक से दे देंगे। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन डी, क्योंकि भारत में जो विविधता के स्रोत हैं निजातीय उद्गम भी है, जातियाँ धर्म भाषा सभी पाई जाती हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। इसलिए आपका देखते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर ये 14 कह रहा है कि भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास, परतवाद और संस्कृत विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है ना।
प्रश्न कह रहा 14 नंबर ये, आप ध्यान दीजिएगा, भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परतवाद और संस्कृत विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी है जी.एस. घुरिया, ऑप्शन डी है पी.एन. प्रभु। तो इसका 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब फटाक से बताइएगा। तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास महोदय हो जाएंगे। आप लोग नोट करके रखिएगा, ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास महोदय हो जाएंगे प्रश्न उत्तर नंबर 14। क्योंकि आपके एम.एन. श्रीनिवास महोदय जो हैं ये क्या कहते हैं कि भारत में एम.एन. श्रीनिवास का जो समाजशास्त्र के बारे में इतिहास परत और संस्कृत विज्ञान की छाया से बाहर निकलने का श्रेय दिया जाता है एम.एन. श्रीनिवास महोदय को। ये कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र का चरित्र क्या हो, इस बारे में 2 अवधारणाओं को इन्होंने बताया है। एम.एन. श्रीनिवास ने क्या बताया, धर्म, वर्ण, जात, परिवार, ग्राम और क्षेत्र संरचना कुछ ऐसे तत्व है जिन्हें भारतीय समाज का मूल आधार माना जाता है। ये किसके अनुसार, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार। इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हुआ 14 नंबर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी के लिए, प्रश्न नंबर 15। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा किसने इस बात पर जोर दिया कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने। ये प्रश्न 15 कह रहा है, आप ध्यान दीजिए, किसने इस बात पर जोर दिया है कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा रंजीत गुहा, ऑप्शन बी डी.पी. मुखर्जी महोदय, ऑप्शन सी एन.के. बोस यानी कि निर्मल कुमार बोस महोदय, ऑप्शन डी दे रहा सुरजीत सिन्हा महोदय। तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी.पी. मुखर्जी आपके इसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी डी.पी. मुखर्जी। क्योंकि कह रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि किसने इस बात पर जोर दिया है कि यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने। एकदम सही बात है। तो आप लोग देखिए, डी.पी. मुखर्जी जो हैं इस बात पर पुरजोर रूप से जोर दिया कि एक यह पर्याप्त नहीं है कि एक भारतीय समाजशास्त्री एक समाजशास्त्री बने, अपितु उससे पहले एक भारतीय बने। डी.पी. मुखर्जी द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो पुस्तक क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, डाइवर्सिटीज़ पुस्तक है। इसमें बताते हैं कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए परंपराओं के अध्ययन का आवश्यक बताया है इन्होंने, और परंपराओं की जानकारी के लिए आधार पर उन्हें एक समाजशास्त्री और भारतीय समाजशास्त्री के रूप में वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। और कहते हैं डी.पी. मुखर्जी स्वयं मार्क्सवादी थे और वो अपने को स्वयं को मार्क्सवादी के स्थान पर मार्क्सशास्त्री कहलाना पसंद करते थे। डी.पी. मुखर्जी के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट करके रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है फ्रेंड्स, ये प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 16 ये कथन और कारण का प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 16 आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है, अभिकथन। प्रश्न 16 कह रहा है अभिकथन क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। अब कथन कह रहा है भारत में क्षेत्रीयतावाद स्वतंत्रता के बाद से निरंतर उभार पर रहा है। ये ठीक बात है, एकदम सत्य बात है, ये जो है कथन भी सही है। और कारण क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए। कारण कह रहा है बड़े या छोटे सभी क्षेत्र संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ अपने क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं, सही विकल्प चुनें, सही विकल्प चुनें। ये आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ये सही है। ऑप्शन बी कह रहा है आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही परंतु आर गलत। ऑप्शन डी कह रहा है ए गलत किंतु आर सही है। तो इसका आंसर आपको जान लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण आप देखेंगे उसके अनुसार आपका आंसर ए हो जाएगा सही। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 17 ये कह रहा किस विद्वान ने भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपात्तीयता का प्रस्तावक है। किस विद्वान ने भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपात्तीयता के प्रस्तावक हैं। ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी आजकल लेविस, ऑप्शन सी विक्टर एस डिसूजा, ऑप्शन डी पी.डी. विवे। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। ये प्रश्न उत्तर नंबर 17 को ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं बताऊं विक्टर एस डिसूजा महोदय हो जाएंगे। ये विक्टर एस डिसूजा महोदय, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी है, ये सही आंसर। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ये विक्टर एस डिसूजा महोदय, ये प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर
18। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर प्रश्न कह रहा है किस प्रकार निडरता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखे के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है। प्रश्न 18 कह रहा है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, किस प्रकार निडरता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखे के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है। ऑप्शन ए परम निडरता, ऑप्शन बी सांस्कृतिक निडरता, ऑप्शन सी व्यक्तिनिष्ठ निडरता, ऑप्शन डी बुराई मूलक निडरता। प्रश्न नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, ये परम निडरता। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो गिलिन और गिलिन महोदय हैं, जो इनकी बुक है क्या है, कल्चर सोशियोलॉजी में, ये बताते हैं कि निर्धरता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय का अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन को इतना ऊंचा नहीं रख पाता कि उसका शारीरिक और मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उस पर आश्रितों को अपने समाज के स्तरों के अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग बनाए रखा जा सकता है। निर्धनता मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। शेपर्ड एवं वास ने कहा है कि निर्धनता दो प्रकार के होते हैं। इनके अनुसार कौन सा निर्धनता कहते हैं, पूर्ण निर्धनता, जिसको शेपर्ड और वास महोदय जो बताते हैं, कहते हैं नंबर 1 पूर्ण निर्धनता है, नंबर 2 सापेक्ष निर्धनता है। तो इसमें कहते हैं गरीबी को सापेक्ष तथ्य मानते हैं और पूर्ण गरीबी की जो अवधारणा का आधार है, आलोचना किया है, इसको पूर्ण गरीबी की अवधारणा में स्थिर आवश्यकताओं को मानते हैं। तो इस आवश्यकताओं को सुविधाओं के बदले मानदंड और सम्मिलित नहीं करती। वो कहते हैं आज सुविधा की मानी जाती है तो आने वाले समय में आवश्यकता बन सकती है। जो आज की सुविधा है उसको आने वाले समय में आपकी आवश्यकता बन जा सकती है। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 आपका क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 कहता है, ये 19 नंबर, कायाकल्प और शहरी हेतु अटल मिशन, यानी कि अटल मिशन जिसको अमृत योजना भी कहते हैं, का शुभारंभ कब किया गया। यानी कि अटल मिशन शहरी, अटल मिशन योजना अमृत योजना का कब किया गया। तो आपका ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन बी 15 जून 2015, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2015, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015। तो अटल मिशन अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया था, इसका आंसर आप लोग प्रश्न नंबर 19 का बताइए। तो ये 25 जून 2015 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 25 जून 2015, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि जो है आपके जब ये स्मार्ट सिटियाँ बनाई जानी थी तो उस 100 स्मार्ट सिटी के योजना के साथ जो है 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन के लिए ये इस परिवर्तन योजना को लाया गया था, जो 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए बनाने की इसकी योजना शामिल की गई थी। अटल मिशन योजना का शुभारंभ किया गया था। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आपका, देखते हैं। ये प्रश्न उत्तर नंबर 20, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि विसामान्यता विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और रचना से ही उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 20 आप ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि विसामान्यता विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और रचना से ही उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए.के. कोहेन, ऑप्शन बी कह रहा है आर.के. मर्टन, ऑप्शन सी कह रहा है ई.एम. लेमर्ड, ऑप्शन डी कह रहा है जॉन मैक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 20 का आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं, रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय हो जाएंगे, यानी कि आर.के. मर्टन। ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा। आपके कौन है, रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय। तो ये रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय जो है, तो जो इनकी बुक है आप नोट कर लिया, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। क्या है बुक इनकी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में ये कहते हैं, इस बुक जो है इस बुक में ये बताते हैं, कहते हैं कि विसामान्यता है विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं है अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से ही उत्पन्न होती है। ठीक है, इस बुक में इसको इन्होंने वर्णन कर रखा। और जो आपके एक राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, इमाइल दुर्खिम महोदय, ये जो आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में बताते हैं, कहते हैं इसी संदर्भ में बताते हैं, कहते हैं कि जो प्रयोग करते हैं आत्महत्या सिद्धांत के बारे में, कहते हैं कि एनोमी मतलब शून्यतावाद, आप लोग पढ़े ना, एनोमी की अवधारणा को विस्तार पूर्वक बता देते हुए इनके इमाइल दुर्खिम के एनोमी यानी शून्यतावाद को आप जान ही रहे हैं, देते हुए इस अवधारणा को मर्टन कहते हैं
अलग ढंग से इसी को मर्टन जो आपके बताते हैं रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि व्याख्या करके कहते हैं कि यह एक नया अर्थ प्रदान किया। उन्होंने विचलन की सभी घटनाओं के विश्लेषण में एनोमी की अवधारणा के प्रयोग का सुझाव दिया। और कहते हैं मर्टन ने एक ऐसी स्थिति को एनोमी कहा है, आपके रॉबर्ट की मर्टन ने, जब सांस्कृतिक मानदंडों और लक्ष्यों तथा इनके अनुरूप व्यवहार करने की समूह के सदस्यों को जो समान अनुमोदित क्षमताओं के बीच भारी संबंध विच्छेद हो जाता है, तो दोनों के बीच जो बड़ी खाई उत्पन्न हो जाती है, उसी को जो है विकृत व्यक्तियों के परिणाम स्वरूप नहीं अपितु समाज की अपनी संस्कृति और संरचना से उत्पन्न होती है। इनका मानना है आपके आर के मर्टन महोदय का। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स। आज ये आप सभी के बीच 20 प्रश्नों की एक श्रृंखला थी जो एग्ज़ाम आप भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो है आज 21 तारीख हो ही गया, 21 जो है सितंबर, आपके पास समय बहुत कम है। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम का कैलेंडर कभी भी जारी हो सकता है और आपके पास समय का अभाव है। और जो आप लोग इस तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहिए ताकि मैं अगली क्लास फिर आप सभी के बीच लेकर आऊँ हैं। और फ्रेंड्स जो है आपको अगली क्लास किस प्रकार चाहिए, आपका प्रश्नोत्तरी चाहिए कि किसी टॉपिक पे या किसी थिंकर पे चाहिए, आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और इस क्लास को चलते चलते आप लोग जो है लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या है, हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा चैनल आप लोग देख रहे हैं तो जान ही रहे हैं, सोशियोलॉजी बाई पुजारी आर्य है ना। टेलीग्राम लिंक ऑफिशियल पुजारी है, व्हाट्सएप नंबर हमने आप सभी को दे ही दिया है 9452 733 यानी कि 9452733186। आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोई किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो आप जो है किसी सहयोग के लिए जो है शिक्षा से संबंधित यानी पढ़ाई से संबंधित खासकर सोशियोलॉजी से संबंधित कोई दिक्कत और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉच फ्रेंड्स।